हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सीटेट 2026 के लिए हिंदी पेडागॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है को क्या कहेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस एक ही प्रश्न में अनेक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है क्यों क्या कहेंगे। ऑप्शन है लेखन वैकल्य। दोस्तों, लिखने की क्षमता को क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। दोस्तों, इसमें बहुत ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। लिखने की क्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्रिया वैकल्य, कार्य करने की अक्षमता को डिस्प्रॉक्सिया कहते हैं, याद रखिएगा। अगला ऑप्शन है गणना वैकल्य, यानी कि गणित की अक्षमता को क्या कहते हैं, डिस्कैलकुलिया कहते हैं। अगला ऑप्शन है वाचन वैकल्य, बोलने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों, डिसलेक्सिया कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बात हो रही है दोस्तों लेखन की योग्यता में कमी। दोस्तों, लिखने की योग्यता में कमी से संबंधित क्या हो जाएगा, लेखन वैकल्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, लेखन वैकल्य यानी डिस्ग्राफिया। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है ये, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे अधूरे वाक्य लिखकर देती है। ध्यान से देखिएगा, विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है। कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का क्या उद्देश्य हो सकता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है इसका सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा ऑप्शन है लेखों की रचना करना सिखाना। अगला ऑप्शन है विराम चिन्हों पर ध्यान केंद्रित करना या शिक्षार्थियों को अपने वाचन में सुधार योग्य बनाना। तो दोस्तों, शिक्षिका जो है वो विद्यार्थियों को कुछ पर्चियां दे रही है और उसमें अधूरे अधूरे वाक्य लिख कर दे रही है। तो विद्यार्थी को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है। तो कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो ऐसी गतिविधि कराने का उद्देश्य है दोस्तों सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, वाक्य विन्यास किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यह व्याकरण की एक शाखा होती है जो शब्दों को एकजुट करने और एक सुसंगत तरीके से अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए बनाई गई दिशा निर्देश प्रदान करती है। ठीक है, और वाक्य विन्यास उन उपदेशों के अध्ययन पर केंद्रित होता है जो घटकों के संयोजन को नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है, इसे क्या कहते हैं। दोस्तों, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनाता है, तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है अवबोधन कार्य। दूसरा ऑप्शन है मुख्य अंश सुनने के लिए श्रवण कार्य। तीसरा ऑप्शन है भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य और चौथा ऑप्शन है सरसरी तौर से श्रवण कार्य। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य। ठीक है, यानी कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद को संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है। ठीक है, इसे भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य कहते हैं, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा चौथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यह क्या कहलाता है। प्रश्न को ध्यान से फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना,
टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन है श्रुत लेख, सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनः निर्मित, दूसरा है अगला ऑप्शन है कथन विश्लेषण, और चौथा ऑप्शन है दो या दो से अधिक भाषा का प्रयोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनः निर्मिति। ठीक है, यानी कि वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यह सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनः निर्मिति कहलाती है तथा इसमें श्रुत लेख, कथन विश्लेषण, दो या दो से अधिक भाषा का प्रयोग इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है हमारा। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो प्रश्न है हमारा मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है नोआम चॉम्स्की का। किसका है दोस्तों? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नोआम चॉम्स्की का, याद रखिएगा। दोस्तों चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक की खोज भी साथ साथ चलती रहती है। इस अवधारणा में आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना निर्माण व उसका सत्यापन अथवा असत्यता और इस अवधारणा का शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता था। ठीक है, और चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है सत्तात्मक कारकों, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन। अगला ऑप्शन है बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन। अगला ऑप्शन है बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन, और चौथा ऑप्शन है समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो वह सही होगा दोस्तों, बताइए कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा दोस्तों बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन, यह समाज विज्ञान भाषा का हिस्सा नहीं है। इसके और तीनों ऑप्शन जो है वह समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है हमारा। अभिकथन अ, स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उक्त दक्षता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका तर्क है दोस्तों भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं। तो दोस्तों इसका व्याख्या करते हैं। दोस्तों स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे, दोस्तों स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार उच्च क्षमता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं तथा भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो इसका विकल्प कौन सा होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों अ और त सही हैं, लेकिन त अ की सही व्याख्या नहीं है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूची अ व सूची ब के अनुसार आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है इमिग्रेशन फॉर्म भरना, यह किससे संबंधित है? ठीक है, तो इमिग्रेशन फॉर्म भरना यह किससे संबंधित है? तो इसमें सटीकता पर ध्यान देने से संबंधित है। ठीक है, इसका इसी में मिलान होगा, मतलब पहले का पहले में ही मिलान होगा। दूसरा है एक व्यावसायिक बैठक में एक प्रस्तुति देना,
तो यह किस पर ध्यान देगा दोस्तों? यह भी सटीकता पर ध्यान देगा, यानी कि तीसरे पे सही हो जाएगा, इसका तीसरे पे मिलान होगा, सॉरी दूसरे का तीसरे में मिलान होगा, सटीकता पर ध्यान देना। तीसरा है आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना, तो इसमें क्या कौन सा मिलान होगा? प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तीसरा का दूसरे से मिलान होगा, आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना, प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना इसमें मिलेगा। और चौथा है किसी पार्टी में दोस्तों से बात करना, इसका मिलान किससे होगा दोस्तों? चौथा का चौथे से ही मिलान हो जाएगा, यानी प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ाते हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं आपके सीटेट हिंदी पेडागॉजी में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? ऑप्शन है कविता वाचन, कक्षा में नाटक करना, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, और चौथा ऑप्शन है भाषा प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो दोस्तों इनमें से कौन सा भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? तो वह हो जाएगा दोस्तों कक्षा में नाटक करना। कक्षा में नाटक करने से दोस्तों भाषा कौशल के शिक्षण हेतु दिए गए विकल्प के अनुसार सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? कक्षा में नाटक करना, ठीक है। इससे बच्चों में भाषा कौशल की क्षमता का विकास होता है तथा उसमें भाषा सृजन की क्षमता बढ़ती है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है? दोस्तों यहाँ सृजनात्मकता की बात हो रही है। सृजनात्मक लेखन का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका उद्देश्य सूचित करना मात्र ही नहीं बल्कि रहस्यों व रसों को उद्घाटित करना होता है। लेखन में वह अपनी अपूर्व कल्पना का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ऑप्शन पर देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है? ऑप्शन है औपचारिक लेखन, अनौपचारिक लेखन, प्रतिवेदन लेखन या निबंध लेखन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सृजनात्मक लेखन, अनौपचारिक लेखन। कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा? अनौपचारिक लेखन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 है हमारा। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन है अवधी, नागपुरी, बोडो या राजस्थानी। तो दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन शामिल है? तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची दोस्तों? 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। इसमें दोस्तों 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। कितने दोस्तों? 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। 22 भारतीय भाषा, ठीक है, 22 भारतीय भाषा का उल्लेख है, ठीक है। और इसमें जो संविधान की 8वीं सूची में इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा शामिल है, याद रखिएगा। तो वह कौन सा शामिल है? तो वह शामिल है दोस्तों बोडो। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? बोडो, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम, कौन सा माध्यम दोस्तों? अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। ऑप्शन है मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा या अंग्रेजी। तो दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है किस भाषा को? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृभाषा को। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मातृभाषा की सिफारिश करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13 है, व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे
उपयोगी विधि कौन सी है? व्याकरण के लिए बात हो रही है दोस्तों। व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? ऑप्शन है लेक्चर विधि, आगमन विधि, निर्देशन विधि या वार्तालाप विधि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आगमन विधि। कौन सी विधि दोस्तों? आगमन विधि। और आगमन विधि क्यों होगा दोस्तों? सबसे आगमन विधि व्याकरण शिक्षण में दोस्तों छात्रों को पहले नियम समझा दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद उदाहरण से उस विषय का प्रयोग करके दिखाया जाता है। इसमें नियम को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करके उदाहरण को अपूर्ण रूप से रखकर छात्रों से पूर्ति कराते हैं या फिर उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, क्योंकि नियम की ओर सिद्धांत अमूर्त होते हैं। आगमन विधि किसे कहते हैं दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। कक्षा शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के दौरान सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, तत्पश्चात सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए आगमन विधि सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है हमारा। प्रश्न नंबर 14 है, चौमस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? ऑप्शन है इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, भौतिक अनुक्रिया, बाह्य या अंतर्जात। तो दोस्तों चौमस्की के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? चौमस्की के अनुसार भाषा अर्जन का आधार क्या है? तो दोस्तों इंद्रियों से प्राप्त अनुभव भाषा अर्जन का मुख्य आधार है। चौमस्की के अनुसार इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है हमारा। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है? ऑप्शन है जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, यह बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। अगला ऑप्शन है दोस्तों जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है। यह भी गलत है दोस्तों, समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर नहीं होता है। अगला ऑप्शन है जिसमें विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों की अनदेखी की जाती है। यह भी गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन देखते हैं जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है। दोस्तों यही शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा है, ठीक है, जिसमें यह सही हो जाएगा। यह सही हो जाएगा जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान, पहले उनके पूर्व ज्ञान को जाना जाएगा, फिर अनुभवों को शामिल किया जाएगा। यही शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा होती है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है हमारा। भाषा शिक्षा में समावेशन से क्या आशय है? ऑप्शन है इसमें शिक्षार्थी की आवश्यकता को ध्यान रखने के लिए अध्यापक व्यावहारिक युक्तियों को अपनाते हैं। अगला ऑप्शन है इसमें विद्यालयी कक्षा के सभी घटक शामिल हैं, जैसे कि बुनियादी संरचना, आर्थिक संसाधन, विद्यालय समुदायों का सृजन। तीसरा ऑप्शन है इसमें पारंपरिक कक्षा में नवीन तकनीकी से जुड़ी विधियों को प्रयोग में लाना शामिल है। और चौथा ऑप्शन है इसमें सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण शामिल है। तो दोस्तों भाषा शिक्षण में समावेशन से क्या आशय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। कौन सा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण शामिल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है हमारा। भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श चिंतन मनन से क्या तात्पर्य है? दोस्तों विमर्श चिंतन मनन की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन को पढ़ते हैं। सचेत प्रायोगिक रूप से सिद्ध विचार। अगला ऑप्शन है मूल्यांकन और समस्या समाधान के वे पहलू जो नवीन अंतर्दृष्टि तथा समझ प्रदान करते हैं। अगला ऑप्शन है इसमें सामान्य संज्ञानात्मक योग्यताएं, कंठस्थीकरण और दोहराव आधारित अभ्यास शामिल हैं। और चौथा ऑप्शन है यह इस तरह की समझ है कि दिन प्रतिदिन के निर्णय किस तरह से क्रियान्वयन हो प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों
भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श चिंतन मनन से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मूल्यांकन, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्यांकन और समस्या समाधान के वे पहलू जो नवीन अंतर्दृष्टि तथा समझ प्रदान करते हैं। ठीक है, यही भाषा अध्यापक शिक्षा का विमर्श चिंतन मनन का तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 है हमारा। बहुत ही लंबा प्रश्न है और सीटेट में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, शोएब ने भूतकाल की अवधारणा, ठीक है दोस्तों, शोएब ने भूतकाल की अवधारणा समझाने के लिए एक पाठ्य सामग्री का प्रयोग किया। ठीक है, उसने उदाहरण दिए, विद्यार्थियों को नियम समझाए और नियमों का अभ्यास करवाया, फिर भी विद्यार्थी अच्छी तरह से अभ्यास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। शोएब के लिए नीचे दिए गए सुझावों में से गलत सुझाव को चिन्हित करें। ठीक है, ऑप्शन को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है, विद्यार्थियों को अच्छी तरह से संप्रेषित करें और उन्हें अक्सर अभ्यास करने के लिए अवसर दें। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते रहें और उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए समझाते रहें। तीसरा ऑप्शन है, कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं और शिक्षार्थियों को बार बार सुनने के लिए कहें। और चौथा ऑप्शन है, व्याकरण सिखाने के लिए सामूहिक रूप से ड्रिल करवाएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए हमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं और शिक्षार्थियों को बार बार सुनने के लिए कहें। ठीक है, तभी जो विद्यार्थी नहीं सीख पा रहे हैं वह सीख जाएंगे। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ सही नहीं की बात हो रही है दोस्तों। ऑप्शन है हमारा, पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण के पाठ व्याकरण के बिंदुओं के सभी प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये सही है दोस्तों। अगला ऑप्शन है, पाठ्य सामग्री आधारित पाठ निर्देशित खोजबीन उपागम का अनुसरण करते हैं जिसमें विद्यार्थी स्वयं भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये भी सही है। अगला है, पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों की योजना बनाते समय अध्यापकों को स्वयं अपनी ओर से भी सामग्री सृजित करनी चाहिए। ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है, इन पाठों में सुव्यक्त व्याकरण शिक्षण होता है और शिक्षार्थियों के लिए नियमों का वर्णन भी शामिल है। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन गलत है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? ऑप्शन है, भाषा शिक्षण की बात हो रही है दोस्तों, कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? ऑप्शन है, चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, बोधगम्य निवेश, मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण या सकारात्मक पुनर्वलन। तो दोस्तों भाषा शिक्षा की अवधारणा इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण। यह भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है, बल्कि और ये तीनों ऑप्शन चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, बोधगम्य निवेश और सकारात्मक पुनर्वलन, ये तीनों ही दोस्तों भाषा शिक्षा की अवधारणा में शामिल होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 21 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है, क्या कहती है? ये ऑप्शन में देखते हैं, विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। अगला ऑप्शन है, आगे की कक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो। अगला ऑप्शन है,
सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में ही होनी चाहिए। अगला ऑप्शन है बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2020 क्या कहती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताइए अपने मन से, अपने हिसाब से बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। कौन सा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, यानी कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22 है, अंततः इसके साथ इसके अलावा यह किसके उदाहरण है? दोस्तों अंततः इसके साथ इसके अलावा यह किसके उदाहरण है? ऑप्शन है योजक उपकरण, संबद्धता, शब्द संपदा या व्याकरण के क्षेत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी योजक उपकरण के उदाहरण हैं। क्या? अंततः इसके साथ इसके अलावा यह योजक उपकरण के उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 है हमारा, क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किस लिए है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा जा रहा है क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किस लिए है? ऑप्शन है तथ्यात्मक पठन के लिए, निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए, सूचना दर्शाने के लिए या शब्द संपदा की जांच के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए। क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए, इसीलिए यह प्रश्न हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है? आकलन की बात हो रही है दोस्तों, विद्यार्थियों के आकलन की बात हो रही है। ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा, मध्य सत्रांत परीक्षा, पोर्टफोलियो या सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य। तो दोस्तों इनमें से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है? यहाँ अधिगम की बात हो रही है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है हमारा, मिश्रित अधिगम कौन सा है? ऑप्शन है मिश्रित अधिगम यानी मिला जुला अधिगम कौन सा है? ऑप्शन है व्याकरण, अनुवाद विधि और संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का मिश्रण। अगला ऑप्शन है भाषा शिक्षण के लिए 2 ऐप के मिश्रण का प्रयोग। अगला ऑप्शन है एक ही कक्षा में 2 भाषाएं सीखना। और चौथा ऑप्शन है पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण। तो दोस्तों मिश्रित अधिगम इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण यह मिश्रित अधिगम का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26 है, भाषा जागरूकता किसकी बात हो रही है दोस्तों? भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है? ऑप्शन है इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ होता है, इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, यह भाषा की व्याकरण को जानना है, यह निर्धारित अवधारणा है। तो दोस्तों भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है? आप बताइए क्या सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27 है, निवेश परिकल्पना। याद रखिएगा दोस्तों, निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। ऑप्शन है एक चरण पीछे, एक चरण आगे, बहुत आगे या समानांतर। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा,
एक चरण आगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक चरण आगे। ध्यान से सुनिएगा। निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से एक चरण आगे अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। तो इस प्रश्न का ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? ऑप्शन है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है और उसके बाद अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करती है। अगला ऑप्शन है, सभी विद्यालयों में मातृभाषा या घर की भाषा माध्यम के रूप में। अगला ऑप्शन है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा या घर की भाषा में आरंभ करती हैं और बाद में अधिक भाषाओं से जुड़ती हैं। अगला प्रश्न है, सभी विद्यालयों में अभिभावकों की मांग पूरा करने के लिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होना। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता की बात हो रही है। किसकी दोस्तों? बहुभाषिकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा और घर की भाषा में आरंभ करती है और बाद में अधिक भाषाओं से जुड़ती है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 29 वाला। प्रश्न नंबर 29 क्या है हमारा? ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों इसको। 29 है, निम्नलिखित वार्तालाप पढ़ें। आइए पढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि अ अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थी यहाँ खड़े हो जाएं और ब अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थी वहाँ खड़े हो जाएं। क्या आप समझ गए? विद्यार्थी सभी चुप हैं। एक विद्यार्थी, जी हाँ, बहुत ही धीमे से। विद्यार्थी उत्तर नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही नहीं है? आइए उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण है ए ऑप्शन, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी है। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों ने निर्देश को सही तरीके से नहीं समझा। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थी बात नहीं करना चाहते हैं। और चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को और अधिक विस्तार से निर्देश एवं अध्यापक से मदद की जरूरत है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विद्यार्थी बात नहीं करना चाहते हैं। क्या दोस्तों? विद्यार्थी बात नहीं करना चाहते हैं अपने शिक्षक से। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। और हमारा लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 30 है। ध्यान से देखिएगा। व्याख्यात्मक अथवा सृजनात्मक किसे कहेंगे? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, व्याख्यात्मक अथवा सृजनात्मक किसे कहेंगे? ऑप्शन है, विवरण, वृत्तांत, प्रतिपादन या वर्णन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विवरण। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसी बात का या कार्य से संबंध रखने वाली मुख्य बातों को उल्लेख या विवरण प्राप्त हो। किसी चीज की विस्तृत जानकारी, विस्तृत वर्णन, लेखा जोखा स्पष्ट रूप से समझाने के लिए किसी घटना, बात आदि का विस्तार पूर्वक किया जाने वाला वर्णन या विवेचन ही विवरण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विवरण। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। जय हिंद। राधे राधे।